नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चर्चा कर रहे हैं शिक्षण अभिवृत्ति के बारे में। शिक्षण अभिवृत्ति एक ऐसा विषय है जो शिक्षक एवं छात्रों के मध्य जो अंतर संबंध है उनकी चर्चा करता है। और ऐसे में हम इसके अंदर ये देखते हैं कि कैसे छात्र शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब जब हम शिक्षण की बात करते हैं तो शिक्षण एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में रहने वाले विविध प्राणियों के मध्य जानकारियों का आदान प्रदान करती है, जानकारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती है, जानकारियों को आगे बढ़ाने का काम करती है। शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सिखाना। शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है, थ्री डायमेंशनल प्रोसेस, जिसमें तीन आयाम है। कौन से तीन आयाम? तो एक तो हो गया शिक्षक, दूसरा हो गया छात्र और तीसरा हो गया पाठ्यक्रम। अब ऐसे में तीनों आयाम जो सीखने की प्रक्रिया है उसको समझने के लिए मदद करते हैं। किसी विषय वस्तु को आधार बनाकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है और उसी के आधार पर शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य विचारों का आदान प्रदान होता है, परस्पर अंतःक्रिया होती है, जिसे हम शिक्षण कहते हैं, जिसका अर्थ शिक्षा प्रदान करना है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं न कहीं समाज का संबंध होता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है, समूह में रहना पसंद करता है। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य अधिगम होता है, लर्निंग, सीखना। यदि हम बर्टन के अनुसार बात करें तो शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा प्रदर्शन, पथ निर्देशन और प्रोत्साहन जो है वह जरूरी होता है। इन्हीं के आधार पर कोई भी व्यक्ति है वह सीखने को आगे बढ़ाता है। प्रेरणा प्रदर्शन मतलब हम यूँ कहें कि कहीं ना कहीं दिशा निर्देशन भी मिलना चाहिए और साथ में प्रोत्साहन जैसी चीजें और ये सारी मिलनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थी सीखने में अपनी जिज्ञासा बता सकता है। यदि हम शिक्षण के प्रकारों की बात करते हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक में ज्ञान से संबंधित बात, जिसमें कि मनुष्य ज्ञानों को एकत्र करता है और व्यवहार से संबंधित बात को करता है। भावात्मक मतलब भावनाओं से आधारित, संवेगों पर आधारित। और तीसरा है क्रियात्मक, जिसमें मानव ने जो सीखा उसको किस प्रकार से कौशल के रूप में विकसित कर पाता है वह यहाँ पर किया जाता है। यदि हम शिक्षण की क्रिया की दृष्टि से बात करते हैं तो शिक्षण एक गत्यात्मक संप्रत्यय एवं प्रक्रिया है तथा शिक्षण के समय अनेक प्रकार की क्रियाएं होती है। ऐसी क्रियाएं जिसमें एक तो होता है शिक्षक वस्तुओं को बतलाता है, बातों को बतलाता है, ज्ञान को आगे बताता है, सामग्री को आगे प्रदान करता है। इसके अलावा दिखाना, प्रदर्शन करना, जैसे किसी नॉलेज को बताया उससे रिलेटेड कोई ऐसी प्रक्रिया है, कार्य है, गतिविधि है, उसको करके बताना भी शिक्षक करता है। और इसके अलावा कार्य करना, कौशल, मानव शिक्षक द्वारा किए जाने वाले कौशल जो आते हैं वह इसमें आ जाते हैं। यदि हम शिक्षण के स्तर की बात करें तो बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर जैसे अलग अलग बात आते हैं। बोध स्मृति स्तर मतलब याददाश्त पर आधारित, बोध मतलब समझना, और चिंतन में रटना समझना ही नहीं होता है, बल्कि जिज्ञासा, रुचि या फिर समस्याओं को समझना, समस्याओं का तर्कपूर्ण जवाब सामने लाना जैसे कार्य शिक्षक द्वारा छात्रों के द्वारा करने का प्रयास कराया जाता है।
यदि हम शासन की दृष्टि से देखते हैं, प्रशासन की दृष्टि से देखते हैं, तो भी अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे एक तंत्रात्मक मतलब कि शिक्षक मुख्य बिंदु होता है, शिक्षक प्रधान होता है, छात्र गौण होते हैं। लोकतंत्रात्मक मतलब कि यदि छात्र सहगामी शिक्षण व्यवस्था की बात करें, तो बच्चे और शिक्षक दोनों आपस में मिलकर कार्य करते हैं। कहीं न कहीं दोनों का सम्मान होता है, दोनों आपस में विचार प्रकट करते हैं, दोनों ही क्रियाएं करते हैं। स्वतंत्रात्मक शिक्षण मतलब कि ऐसा शिक्षण जिसमें बालक को स्वयं की गति के आधार पर, स्वयं की इच्छा के आधार पर, स्वयं की प्रकृति के आधार पर सीखने का मौका प्रदान किया जाता है। शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से यदि देखें, तो शिक्षण तीन प्रकार का, जैसे औपचारिक शिक्षण मतलब कि निश्चित आयु, स्थान, समय, ऐसी जो बातें होती है उसको ध्यान में रखकर एक निश्चित पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और इसके आधार पर शिक्षण किया जाता है। एक और होता है अनौपचारिक, जिसमें समय, स्थान और आयु पर आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं किया जाता। और तीसरा होता है निरौपचारिक शिक्षण, जिसमें निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम मतलब कि निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर छात्रों को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन पाठ्यक्रम समय, स्थान, आय आदि पर इसकी कोई प्रभाव वाली बात नहीं होती है। शिक्षण की प्रवृत्ति की बात करें तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, मतलब कि चलने वाली प्रक्रिया है जो आगे से आगे चलती रहती है और शिक्षक और छात्रों के बीच में चलती रहती है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। कलात्मक और विज्ञान मूलक बात दोनों का समावेश किया जाता है। वैज्ञानिक आधारित प्रक्रिया काम में ली जाती है ताकि नीरस नहीं हो। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण में बालकों के विकास की बात को ध्यान में रखा जाता है। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें क्रिया, शिक्षण एवं मूल्यांकन तीनों ही चलते रहते हैं। शिक्षण एक सतत प्रक्रिया के होने के अलावा निर्देशन भी प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त शिक्षण में तीन बातें जो खास ध्यान आती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी जिसके तीन आयाम हैं। जो भी पूछे जाते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी में कितने आयाम है, तीन पक्ष है। शिक्षण, सीखने के अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य, अनुभव और परिवर्तन तीनों ही इससे जुड़े रहते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य उद्देश्य पर आधारित प्रक्रिया है। शिक्षण सामाजिक तथा व्यावसायिक प्रक्रिया है, जिसमें समाज सीख मतलब कि क्योंकि मानव समाज में रहता है और शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है, तो इसके अतिरिक्त शिक्षण का व्यवसाय भी शुरू किया जाता है, जिसमें शिक्षक पढ़ाता है और उससे आय होती है। शिक्षण का मापन किया जाता है। मापन का अर्थ है कि बच्चे ने कितना सीखा, यह देखने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण एक विज्ञान है। शिक्षण का प्रस्तुतिकरण का कौशल पक्ष कला, परंतु क्रियाओं का तार्किक निरीक्षण एवं मूल्यांकन भी किया जा सकता है। इन सबको वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षण एक औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रक्रिया है। मतलब औपचारिक भी होता है तो अनौपचारिक शिक्षण भी होता है। शिक्षण के कार्य कक्षा को संगठित तथा व्यवस्थित रूप प्रदान करना, अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करना, विषय वस्तु तथा कार्य का विश्लेषण करना, सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी प्रदान करना, बच्चों को सामान्य से सृजनात्मक प्राणी के रूप में विकसित करना, छात्रों के अधिगम की समस्याओं का निदान करना, छात्रों की प्रारंभिक व्यवहार को समझना, अभिवृत्ति, विश्वास संपत्ति और समस्याओं को स्पष्ट करना, छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच के लिए मूल्यांकन मतलब क्या सीखा उसका पता लगाना, पाठ्यक्रम बनाना, मूल्यांकन करना, ऐसी बहुत सारी बातें यहाँ पर शिक्षण के अंतर्गत काम में ली जाती हैं। शिक्षण में स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य आवश्यक होते हैं। छात्रों की प्रतिक्रियाओं को बढ़ाना आवश्यक है ताकि छात्र अधिक से अधिक सीख सके। प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना भी आवश्यक है।
इसके अलावा उत्तरदायित्व और प्रोत्साहन भी आवश्यक है, क्योंकि छात्रों को यदि नेतृत्व देंगे, उत्तरदायित्व देंगे, तो ऐसे में छात्र अधिक बेहतर परिणाम देंगे। छात्रों की क्षमता एवं वातावरण के अनुकूल बनाना भी कार्य को आवश्यक है। छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना आवश्यक है। पूर्व ज्ञान पर आधारित नवीन ज्ञान प्रदान करना, त्रुटियों को निर्धारित करना और उन्हें ठीक करना, छात्रों की प्रगति का मापन एवं मूल्यांकन करना, परीक्षा के परिणाम से छात्रों को अवगत कराना, शिक्षक का ईमानदार होना जैसी बातें छात्र को अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती हैं। यदि हम शिक्षण के घटक की बात करें, चरों की बात करें, तो मूलतः दो ध्रुव होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। लेकिन जब तीसरे ध्रुव की बात करते हैं, जो कि निर्जीव है, पाठ्य वस्तु, जो कि दोनों को प्रभावित करता है, ऐसे में तीन प्रकार के चर आ जाते हैं। स्वतंत्र चर, जिसमें शिक्षक आता है और अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य करता है। आश्रित चर में छात्र आते हैं जो शिक्षक पर आधारित होते हैं। और हस्तक्षेप चर, इसमें पाठ्य वस्तु, शिक्षण विद्या, शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण व्यू आदि पर बात की जाती है। शिक्षण घटकों के कार्य: निदान करना, मतलब कि किसी भी समस्या का या विश्लेषण करके, व्यवहार को परख के और छात्र में जो भी समस्या आ रही है उसका निदान करना। उपचार देना, उपचारात्मक शिक्षण जिसको कहते हैं, समस्या को दूर करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। और तीसरा है मूल्यांकन, मापना कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो इस तरीके की बातें आती है। शिक्षण की क्या आवश्यकता है? तो सीधी सी बात करें तो बच्चा सीखता है, और इसके अलावा व्यवहारों और मनोवृत्तियों में शिक्षण द्वारा परिवर्तन लाया जाता है। वर्तमान तथा भावी जगत की सफलता के लिए शिक्षण एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम करता है। अनुदेशन प्रारूप तैयार करने के लिए शिक्षण वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, छात्रों को ज्ञान प्रदान करता है, और इसके अतिरिक्त विभिन्न योग्यताओं एवं क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षण आवश्यक है। छात्रों को जीवन के अनुभवों से अवगत कराता है। यह कुछ ऐसी बातें हैं जो शिक्षण की है। शिक्षक तकनीक की बात करते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वह तकनीक जो शिक्षा में काम में ली जाती है, शैक्षिक तकनीक कहलाती है। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आदि सारे काम में आ जाते हैं, जो कि हमारे उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम कहें तो कुछ और बातें, जैसे शिक्षण की तकनीकी के अंतर्गत ही क्या, तो विज्ञान का प्रयोग किया जाता है, और इसके अलावा अधिगम प्रक्रिया के विकास करने पर ध्यान दिया जाता है। ऐसी बातें इसमें सम्मिलित होती हैं। शिक्षा तकनीक को प्रभावित करने वाले कारकों में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारक आते हैं, जो विभिन्न तरीकों से प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे प्रभावित करते हैं। छोटी छोटी बातें अपने आसपास देखेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा। ये उपयोगी इसलिए भी है कि छात्रों और शिक्षकों के मध्य में संबंध स्थापित करने में मदद करता है, बेहतर संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ये अधिगम, मतलब कि इलेक्ट्रिक अधिगम, मतलब कि जब हम इलेक्ट्रिक माध्यम को काम में लेकर और सिखाने की प्रक्रिया को काम में लेते हैं, तो वह ई अधिगम कहलाती है। और ई अधिगम से फायदा ये है कि हम ऑनलाइन सीख सकते हैं, कंप्यूटर जैसी तकनीक के माध्यम से, जिसमें बच्चा जुड़ता है और पढ़ता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क भी कहते हैं। और इसमें जैसे पीडीएफ और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, जैसे यूट्यूब हो गया, इस तरीके की जो चीज़ें आती है, वेबसाइट हो गई, तो हम इसको ई अधिगम के अंतर्गत रहते हैं। ये बहुत सी बार मितव्ययी होता है, छात्र केंद्रित होता है, तो बहुत सी बार बच्चों को इसका नुकसान भी होता है, जैसे लंबे समय तक चलाने पर होने वाला नुकसान आदि। एक होता है और ई बुक। ई बुक का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक इसमें ई बुक के अंतर्गत लिया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखते हैं तो ई बुक हो ही चुका है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका नुकसान भी होता है। डिस्टेंस लर्निंग एक ऐसी प्रक्रिया है
जो बच्चे को दूर से सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देती है। मतलब कि बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय जाना और इस तरीके की प्रक्रिया नहीं होती, जिसे दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। जैसे जगह जगह पे ओपन स्कूल और ओपन यूनिवर्सिटीज चलते हैं, इग्नू जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ऑनलाइन शिक्षा में भी यही सब आ जाएगा। और आपको ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित चीजें, मैं ऐसी चीजों पर ही बात कर रहा हूँ जो आपको त्वरित गति से समझने में मदद करे कि कैसे क्या समझे, लक्ष्य को हासिल करें। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसे स्वयं स्वयं एक ऐप है जो आपको मदद करता है पढ़ने में, आगे बढ़ने में मदद करता है। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, जो कि 9वीं से 12वीं के आसपास के बच्चों से लेकर स्नातक स्तर के बच्चों के लिए काम लिया जाता है। एक और है स्वयं प्रभा, जिसमें टीवी पर डायरेक्ट टू होम तकनीक के द्वारा बताया जाता है, D2H के द्वारा। राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, यह एनडीएल एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें ऑनलाइन बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध कराई गई है। बहुत ज्यादा संख्या में पुस्तकें इस पर उपलब्ध है। स्पोकन ट्यूटोरियल एक और है जो कि भाषा पर आधारित है। इसके अलावा कुछ और भी है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, जो कि मदद करते हैं बच्चों को मुफ्त में पढ़ने में। वर्चुअल लैब भी अवेलेबल है, जिसमें बच्चा पढ़ सकता है, सीख सकता है। ई यंत्र एक और प्रोजेक्ट है जो कि रोबोटिक सिस्टम आदि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा और भी ऐसी प्रक्रिया जो अपनाई जा रही है, क्यूआर कोड अपनाया जा रहा है। ये भी ऐसी विधि है जिससे बच्चे को पढ़ने में मदद मिल रही है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम है जो बच्चे को आगे पढ़ने में मदद करते हैं। एक और कार्यक्रम मॉक, जो कि दूरस्थ शिक्षा पर आधारित है, मुफ्त दूरस्थ शिक्षा पर आधारित है, और जिसका उद्देश्य बच्चे को शिक्षा प्रदान करना है और दूर से शिक्षा प्रदान करना है। और ऐसे में अलग अलग स्ट्रीम के जो छात्र हैं वो सीधे तौर पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि वह ऑफलाइन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो एक मॉक्स करके आया हुआ है, इसके बारे में भी आपको ध्यान रहे। इसके अलावा एक प्रीमियम मॉडल करके आया हुआ है, यह भी एक तरीका है जो कि मुफ्त और प्रीमियम रूप से सेवाएं प्रदान करता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि जरूरी है। और सबसे अंत में आता है आकलन। जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो मूल्यांकन आवश्यक है, और जब मूल्यांकन किया जाता है उसी से पता चलता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया। यह भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, दोनों ही तरीके से देखा जाता है। लेकिन आकलन में जो सबसे जरूरी बातें, वैधता हो, विश्वसनीयता हो, व्यवहारिकता हो, मानकीकरण हो, उपयोगिता हो, ऐसी बातें जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आकलन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। ऐसे में हमें कमी नहीं पता चल पाएगी कि बच्चे में क्या कमी है। आकलन अलग अलग विभिन्नता प्राप्त करने में, ज्ञात करने में भी मदद करता है। बच्चे ने कितना सीखा वह जानने में मदद करता है। नई कुछ खोज करनी है उसमें मदद करता है। पूर्वानुमान लगाने में मदद करता है। गुणवत्ता का निर्धारण करने में मदद करता है। स्थान निर्धारित करने में मदद करता है। तो ऐसे में वैधता, विश्वसनीयता, स्पष्ट, सुलभ एवं पारदर्शी, समावेशी, प्रबंधीय, रचनात्मक, पृष्ठपोषण, कर्मचारी विकास एवं राजनीतिया जैसी बातें जो है वह इसके अंतर्गत आती है। और आकलन इसलिए भी आवश्यक है कि हम जान सके क्या सीखा, कैसा व्यक्तित्व है, कैसा स्वास्थ्य है, कैसा बर्ताव हो रहा है, ये सब आकलन से पता लग जाता है। इसीलिए मूल्यांकन किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। ये है शिक्षण से संबंधित कुछ बातें। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के इस पार्ट को। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।